नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये भाई एथिकल हैकिंग, ये बग बाउंटी जो इतना सब कुछ आ रहा है, भाई इतने डॉलर में पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब है क्या? और आप भी क्या इसका फ़ायदा उठा के घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा एथिकल हैकिंग के सारे बेसिक्स हिंदी में, और ताकि आप भी घर बैठे बैठे लीगली हैक करके पैसा कमा सकें। ये पूरा जो कोर्स है ये पूरी तरीके से फ्री होगा, इसमें कोई लिंक नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ पैसा नहीं। बस इस यूट्यूब चैनल पे आइए, टीन्स दैट हैक पे, और आराम से सीखें। मेरा नाम अंशराज श्रीवास्तव है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, सब में एप्पल, फेसबुक, ओप्पो, स्पॉटिफाई और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और मैं यहाँ पर आपको 1 या 2 घंटे में, जितना भी बड़ा ये कोर्स होगा, आपको सब कुछ सारे बेसिक सिखा दूँगा, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने आप से आप कुछ भी रिसर्च कर सकें, और फिर आप आगे जाके इन कंपनियों के लिए भी अपना इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्च करें और एक सेकेंडरी इनकम बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देर। तो सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे आ गए हैं। तो हमें सबसे पहले ना एकदम बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए कि भैया ये ऐसे मैंने खोला, हम लोग यहाँ पे जब हैक करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग क्या हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वो जो भी चीज़ जहाँ से किसी भी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या किसी से भी आप कोई ऐसा डेटा निकाल पाएँ, या आप कोई वहाँ का डेटा बदल दें, या आप कुछ भी ऐसा कर पाएँ जिससे जो यूज़र है उस कंपनी का या उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई लॉस हो रहा हो, ठीक है, उनको कोई सिक्योरिटी या प्राइवेसी का लॉस हो रहा हो, उसको हम लोग सिक्योरिटी बग कहते हैं। ठीक है, बग्स तो बहुत होंगे, आपने सुना होगा ये ग्लिच हो गया, वो ग्लिच हो गया, लेकिन वो सिक्योरिटी बग में नहीं आते। सिक्योरिटी बग वहाँ आते हैं जहाँ डेटा जो है, प्राइवेट डेटा या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा, जिसके जो आपके पास नहीं होना चाहिए, उससे वो आपको किसी तरह मिल जाए। ठीक है, अब वेबसाइट, चलिए हमने ये तो समझ गए कि भाई होता क्या है ये, ठीक है, लेकिन अब ये समझते हैं कि इसको भाई निकाला कैसे जाए। वही तो मेन क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल सी बात ये है, आप जैसे वेबसाइट मैंने ले ली, हम लोग जाते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। अब यहाँ पे अमेज़ॉन है, तो हम लोग पहले ये समझते हैं, ये समझ लीजिए, अगर आपको तो ताला खोलना है, ठीक है, आपके पास एक ताला है, अगर आपको ताला खोलना है भाई, तो आपको ये समझना होगा ना कि वो ताला कैसे कैसे बना हुआ है, उसका अंदर का क्या क्या पुर्जे हैं। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको इस अमेज़ॉन, जैसे मान लीजिए आपको इसमें बग निकालना है, तो आपको ये समझना होगा ना ये वेबसाइट कैसे बनी है। अब वेबसाइट कैसे बनती है, कंप्यूटर में कैसे सब चलता है, कोडिंग लैंग्वेज से। जी हाँ, तब कोडिंग लैंग्वेज से चलता है। ये भी पता है तो भाई बिगनर कोर्स है, मैं हूँ ना सब बताने के लिए। तो ये बनी होती है HTML नाम की एक वेबसाइट पे। तो अगर आपको जैसे इस वेबसाइट का कोड देखना है, तो आप क्रोम पे हैं, आप यहाँ गए, इंस्पेक्ट दबाया, ये जो आप देखते हैं ये HTML कोड है। अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक सिंपल HTML कोड अभी करके बताता हूँ। जिन लोगों को HTML कोडिंग आती है वो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो HTML कोडिंग कैसे होती है, हम लोग ऐसे नोटपैड पे जाते हैं, सैम्पल HTML कोड हमें दिखाना था। तो देखिए, हर HTML कोड जो होता है वो शुरू होता है ऐसे, इसको हम लोग टैग कहते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, ग्रेटर दैन और लेस दैन साइन के अंदर, ठीक है। अब हर HTML कोड जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है इससे, HTML टैग। फिर हम लोग अपना शुरू करते हैं, इसके बाद अब बहुत सारी चीज़ होती है, हेड वगैरह, लेकिन फिर हम लोग ज़्यादातर ये लिखते हैं सिंपल वाला। अभी मैं बता रहा हूँ, है तो अभी भाई पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपको अलग अब पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने बैठूंगा तब तो ये अलग ही कोर्स बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता, जिनको थोड़ा रिकैप चाहिए। बॉडी, अब थोड़ा आप ना इसके नाम से समझने की कोशिश, क्या टैग का नाम है बॉडी। तो बॉडी मतलब कि इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ, ये P है, P का भी मतलब है, P मतलब पैराग्राफ, ठीक है। P के लिख दूँ हाय आई एम अंश, ठीक है।
अब इस पी को आपको बंद भी करना, बंद करने के लिए आप किसी टैग को क्या करते हैं, आप ये स्लैश लगा देते हैं, पी बंद, ठीक है। बंद आपको इसको ही करना होगा, बॉडी वाले को। जब आपने अपना पूरा बॉडी वाला जैसे यहाँ पे लिख लिया है, उसके बाद अपनी बॉडी टैग को आप बंद कर सकते हैं। फिर HTML एंड में सबसे जब आपका पूरा हो गया हो तो आप ये लिखते हैं बंद करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं सैम्पल, बहुत सारे सैम्पल मेरे पास, सैम्पल डॉट। अब जैसे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, इस वेब पेज वाली फाइल का भी एक्सटेंशन होता है, इसको HTML, हम लोग यही HTML लिख देंगे, ऑल फाइल्स करके सेव कर देते हैं, ठीक है। सैम्पल 23 खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम, ये आ गया, हाय आई एम अंश, ठीक है, सिंपल। अब हमें ये समझ आ गया कि किससे होता है। इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह या इस सब का थोड़ा आइडिया होगा उनको पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, बिगिनर कोर्स है। तो फ्रंट एंड मतलब कि एक वेबसाइट का ये जो हमें दिखता है, जितना भी हमें सबका दिखता है, ये आपका साइन इन बटन, ये सारे पेज वगैरह, इसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड को जिस लैंग्वेज से कोड करा जाता है, अभी बताया HTML, उसको हम लोग कहेंगे फ्रंट एंड लैंग्वेज, यानी HTML आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज हुई। अब और भी फ्रंट एंड लैंग्वेज होती हैं, जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट है। जैसे जावास्क्रिप्ट HTML के अलावा सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी है, आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद में थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट समझा दूँगा। फिर एक होती है बैक एंड, ठीक है। बैक एंड वो होता है जो आपको नहीं दिखता। जैसे अगर मैं यहाँ पे अमेज़ॉन में जाऊँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक करा क्लोथिंग में, मैं गया, मुझे मास्क में जाना है, मैंने ये मास्क टेस्ट कर, ठीक है। अब जब मान लीजिए मैंने इतनी क्लिक्स करी हैं, मैं यहाँ पे इस मास्क तक आया हूँ, और जब मैं जाता हूँ, मैं इसको ऐड कार्ड या बाय नाउ करता हूँ, तो ये सब तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी सर्वर की साइड पे, जहाँ पे सर्वर होता है, वहाँ पे भी कुछ एक्शन हो रहे होते हैं कि हाँ ये मास्क ख़रीद रहा है, तो इन्वेंट्री से जो टोटल इन्वेंट्री मान लो 500 मास्क स्टॉक में है, तो उससे एक कम कर दो। अब वो सब जो कोड होता है वो आपको क्या दिखता है यहाँ पे, वो नहीं दिखता, तभी उसको बैक एंड कोड कहते हैं, ठीक है। अब बैक एंड की भी लैंग्वेजेस होती है, PHP वगैरह, वो सब कुछ लोग आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, अभी उसकी उतनी समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में आएगा। अभी बिगनर लेवल पे आप बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे चलती हैं। अब चलो भैया ये तो हो गया, ठीक है, हम समझ गए कि वेबसाइट ऐसे बनती है, ये होता है वगैरह। अब आते हैं कि इस पे बग्स कहाँ से आते हैं। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैंने जो अमेज़ॉन के लिए एक बग खरीदा था, बग एक ढूंढा था। बग कुछ भी हो सकता है, जो वैसे आपको बता चुका हूँ, जो दूसरों को हार्म पहुँचा सके और उनके डेटा को हार्म पहुँचा सके। तो अमेज़ॉन में जैसे मैंने जो बग ढूंढा था, आप यहाँ पे तो थोड़ा आपको अपनी सोच भी लगानी होगी। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, तो आपको क्या समझ आ रहा है। अभी तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में नहीं गए कि क्या क्या बग होते हैं, लेकिन ऐसे ही बस सोचिए कि क्या हो सकता है, किससे आप मान सकते हैं, थोड़ा सोचिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ढूंढ लिया किसी भी तरीके से, ये जैसे फातिमा रेबोलो जी ने कमेंट लिखा है, अगर मैं किसी भी तरीके से इनके कमेंट को यहाँ पे चेंज कर पाऊँ, यहाँ पे कुछ मान लीजिए कुछ भी गलत सलत लिख दूँ, किसी भी तरीके से चेंज कर पाऊँ, वो तो गलत होगा ना, वो बग है, ठीक है, वो बग है, क्योंकि मैंने इनके डेटा को, जो इन्होंने डेटा लिया था, वो चेंज कर दिया। इससे उनको क्या, या कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है कि उन्होंने तो ये रिव्यू लिखा नहीं, फिर मान लीजिए कोई आगे जाके रिपोर्ट अब्यूज़ करते हैं, भाई गलत सलत लिख दिया, इससे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, अमेज़ॉन का भी ख़राब होगा, तो वो बग है, वो आप अमेज़ॉन को बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने ये मान लीजिए इमेज पे टैप किया, ये इमेज खुली नहीं, ठीक है, वो भी एक बग है, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी बग हुआ, उससे किसी का लॉस हो रहा है, नहीं। अब अमेज़ॉन में उनको ईमेल करके बताया कि हाँ भैया ये है, लेकिन सिक्योरिटी बग नहीं होगा, उसके पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको, तो वो सिक्योरिटी बग नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट पे कि किस तरीके के बग्स होते हैं, ठीक है, और इनको कैसे ढूंढा जाए, क्या क्या दिमाग लगाया जाए।
तो भैया बग्स तो बहुत हज़ारों तरीके होते हैं, मैं बताने बैठूँगा तो एक या 10 घंटे कम होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे कॉमन वाले बता रहा हूँ जो आपको एक तरीके से, जब आप कोई कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हैं, ये तो दिमाग में रखने ही रखने हैं, ठीक है। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ओवैस्प। भैया ओवैस्प क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। एक मिनट, ऑलराइट, हाँ, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, मतलब कि एक तरीके से कम्युनिटी है जो फ्री में आपका एक तरीके से सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए टूल्स वगैरह देती है। लेकिन अब इससे हमें क्या करना, वो सब डेफिनेशन वगैरह हम क्या करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए होता है ओवैस्प टॉप 10। अब भैया ये क्या बोल दिया? ओवैस्प टॉप 10 का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कंडक्ट करती है अपना सर्वे लगभग हर 3-4 साल में, कि सबसे ज़्यादा टॉप 10 ऐसे कौन से बग हैं जो सबसे ज़्यादा पाए गए, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से समझ लियो वो सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं, उनको ढूंढना ज़्यादा आसान है आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपके नज़रिए के लिए बहुत बढ़िया। आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान देना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं, ये हैं। अभी बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा भैया ये क्या दिखा दिया, लेकिन हम अभी समझा देंगे सब कुछ क्या होता है। तो ये है 10 बग और आज हम लोग इन्हीं को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन और वही बताया कि भाई सब समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इन्हें समझ लीजिए, ये आपके मेन है, यही आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और फिर इसके आगे आपको एक बार एथिकल हैकिंग का आइडिया हो जाएगा तो आप अपनी रिसर्च तो कर ही लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया किससे स्टार्ट किया जाए? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, ठीक है भैया, ये मज़ेदार है। अब ये है, मैं यहाँ पे कोड डाल लेता हूँ HTML का। ये किस चीज़ का कोड डाल लिया भैया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फॉर्म वगैरह तो आपने देखा ही होगा वेबसाइट पे कि फीडबैक फॉर्म वो वगैरह, ठीक है। तो ये एक फॉर्म का कोड है, ठीक है। इससे वेबसाइट पे एक फॉर्म डाला जाता है। अब मैंने ये डाल दिया, मैं इसको सेव कर ही दिया है। कॉर्टेना भैया खुल गया, इसको बंद करो। हम लोग खोलते हैं सैम्पल 23 वापस। अब ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन अपनी इनपुट कर सकता हूँ। अब होता क्या है एक्सेसेस में, मैंने आपको बताया ही था कि आप जो है ये जो वेबसाइट होती हैं आपकी HTML या जावास्क्रिप्ट से बनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या डालते हो? आप डालते हो, मैं इसमें अपना नाम डाल दिया अंश श्रीवास्तव। लेकिन अगर इसमें आप HTML कोड डाल पाओ, ठीक है, आपने इसमें HTML कोड डाल दिया और अगर वो HTML कोड इस वेबसाइट में मतलब कि चल गया, ठीक है, आपका वेबसाइट आपने कोड डाल के चेंज कर दी, तो वो होता है एक्सेसेस, ठीक है। आप यहाँ से इनपुट करें, मैंने इसे डाल दिया। ज़्यादातर तो जावास्क्रिप्ट करा जाता है, तो ये सैम्पल जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक वाला है, alert 1। इसको हम लोग कहते हैं पेलोड। ये पेलोड क्या होता है? पेलोड एक तरीके से आप एक्सेसेस में हम लोग वो कहते हैं कि जिससे आप डालें, जिसके आप टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़, जैसे ये कोड है हमारा, ये हमने डाला और ये हम लोग टेस्ट करने के लिए एक्सेसेस के लिए करते हैं। अब इससे रिज़ल्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए एक्सेसेस है तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि एक्सेसेस है? अभी तो ये भैया बहुत सिंपल वेबसाइट है तो इसमें दिखाना मुश्किल होगा, मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। एक्सेसेस एग्जाम्पल डाल देते हैं, एग्जाम्पल alert 1 भी डाल देते हैं, वही स्विम बहुत बेसिक वाला जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये होता है, एक मिनट आ गया, ये है। क्या डाला है इस बंदे ने? आप एक मिनट यहीं से दिखा देते हैं ना, इसको थोड़ा, ओहो छोड़िए, ऐसे ही करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर जैसे मैंने वहाँ पे मेरे वाले में यहाँ कोई सबमिट बटन नहीं है, वो सब डालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में क्या देखा होता है, सबमिट बटन होता है ना, सबमिट एंटर जो भी होता है, तो जब आप वो डालें तो नॉर्मली तो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो, आपने जो कोड डाला है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है।
अब एग्जीक्यूट होगा तो अलर्ट, अलर्ट क्या, अलर्ट एक तरीके से जावास्क्रिप्ट का होता है, तो उससे ऐसा एक टाइप का बॉक्स बन के आएगा, आपने देखा ही होगा। तो ये जब आपका आ जाए ना, तो इसका मतलब कि एक्सेस है। ये मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ओ यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैं क्या करूँगा, मैं इसको, अब ये तो मान लीजिए एक तरीके से मैं अपनी ही वेबसाइट पे चेंज कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं इस वेबसाइट का डेवलपर हूँ, मैंने ये बनाई है, तो मैं तो इसमें कोई भी कोड डाल सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, सेव, इसको ओपन, ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो मैं डेवलपर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मान लीजिए आपने ये यहाँ डाला और फिर भी ये चल गया, आप तो भैया डेवलपर नहीं हो ना, आपको तो ये सब करने का अनुमति नहीं है, ये करने की अनुमति आपको किसने दी? तो आपने ये कर लिया, यानी कि ये एक्सेस यहाँ पे है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। 3 टाइप, सबसे पहला होता है सेल्फ एक्सेस। सेल्फ एक्सेस क्या होता है? सेल्फ इंग्लिश वर्ड नाम से ही समझिए, सेल्फ मतलब खुद से किया हुआ, सेल्फ खुद से। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेल्फ है, मतलब कि आप मान लीजिए रियल वर्ल्ड से नहीं, आप हमेशा ना प्रैक्टिकली सोचा करिए एक बग के बारे में। आपने ढूंढ लिया है कुछ, तो सोचिए कि रियल वर्ल्ड में जो बदमाश ब्लैक हैट हैकर है वो इसका कैसे यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपने ढूंढ लिया है। अगर मान लीजिए ये वेबसाइट है, आपको किसी विक्टिम, आप, हम लोग विक्टिम बोलते हैं जिसको असल में बैड हैकर्स जो हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जिनको भी कहते हैं, वो जिनको टारगेट कहते हैं उनको विक्टिम कहेंगे, ठीक है, विक्टिम। और उसको आप बताइए कि कैसे विक्टिम का अफेक्ट करेंगे। तो उसको क्या करना होगा, किसी तरीके से ये जो है ये विक्टिम से डलवाना होगा कि भाई मान लो मैंने ईमेल कर दिया किसी तरीके कि ये डाल दो तुम, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इससे ताकि फिर यानी यहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है कि भाई उसको मनाना पड़ेगा ये वो। तो सेल्फ एक्सेस जो है ये बहुत कंपनीज मानती नहीं, और अगर मानती भी तो कम पैसे देती है। रीज़न तो समझ ही गए होंगे कि भाई फिर आपको उस विक्टिम को बनाना भी होगा। अब इसमें कंपनी क्या कर सकती है कि वो बंदा मान जाए ना मान जाए। जितना भी ह्यूमन एलिमेंट आप इस पूरे बग से निकाल पाओ उतना आपके मतलब कि पेमेंट के हिसाब से बेटर है। दूसरा आता है रिफ्लेक्टिव एक्सेस। अब रिफ्लेक्टिव क्या होता है, जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो यहाँ पे तो मुझे एक विक्टिम से एंटर करवाना पड़ा ना कि भाई तुम ये लो, कॉपी पेस्ट करो या फिर टाइप कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो जो है वो URL में ही, जैसे आप ये देख सकते हैं कि लाल डब्बा टाइप का बना हुआ है इसके अराउंड, तो ये जो हमारा कोड है ये URL में ही है। तो यानी कि बस मुझे एक लिंक भेजना है, और अगर वो लिंक आपने क्लिक कर दिया तो मेरा एक्सेस हो जाएगा। तो ये इसको रिफ्लेक्टिव एक्सेस कहते हैं। और इसके आपको ऑफकोर्स इसमें वही मैंने बोला ना, जहाँ ह्यूमन एलिमेंट कम वहाँ ज़्यादा पैसे, तो आपको इसके ज़्यादा बाउंटी या फिर इसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब ये भी होता है कि एक तीसरा टाइप का भी आता है। पहले 2 थे ना, ये तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये जो है ये इसमें स्टोर नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी तरीके से जैसे यहाँ पे कर दिया ये स्क्रिप्ट अलर्ट 1, यहाँ पे वैसा टाइप का ये डब्बा भी आ गया मेरा, बढ़िया, लेकिन अगली बार अगर मैं खोलूँगा तो ये डब्बा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोड इसमें स्टोर थोड़ी ना हुआ, ये तो भैया बस आया, एक एग्जीक्यूट हो गया, बस चला गया। क्या ये जाके उस वेबसाइट के कोड में स्टोर हुआ? नहीं हुआ। और इसमें भी यही है, ये तो आपने लिंक में डाल दिया। अगर मैं ये हटा दूँ, मान लीजिए मैंने पहले ये लिंक खोला, ये डब्बा आ गया मेरा, अलर्ट आ गया, अगर मैं ये फिर से वेबसाइट खोलूँ क्या ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बस कोड आपने डाला, वो एग्जीक्यूट हो गया, बस कहानी ख़त्म उसकी। लेकिन अब तीसरा वाला जो आता है स्टोर्ड एक्सेस है, इसमें क्या होता है, आपने डाला, वो एग्जीक्यूट तो हुआ और वो वेबसाइट पे स्टोर भी हो गया, मतलब कि फिर से बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा बंदा इसको खोलेगा भी तो उसको भी वही देखेगा, आपने परमानेंट चेंज कर दिया। ये ढूंढना सबसे मुश्किल होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे मुश्किल सबसे ज़्यादा पैसे। तो भैया ये थी एक्सेस की कहानी, सिंपल समझ आ गया। अब इससे एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल पेलोड दिखाया, OWASP एक नेट एक्सेस चीट शीट। तो भैया ये तो भैया बहुत सिंपल था ना, तो इसमें कंपनी भी तो समझ ही गई होंगी, वो भी तो स्मार्ट लोग वहाँ बैठे हैं कि ये हो सकता है। तो वो लोग कैसे इसका वो करते हैं,
वो सिंपल एक तरीके से ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका होता है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक मिनट, इसको वापस खोल लेते हैं, पता नहीं मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ओके। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे ये इनपुट करने की जगह है, तो यहाँ पे मैंने अपना मेरा पेलोड क्या था, मैंने क्या डालने की कोशिश करी HTML कोड में, मैंने स्क्रिप्ट डालने की कोशिश करी, स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये वर्ड को ही ब्लॉक कर देंगे, या फिर अगर ये वर्ड पास हुआ, मैंने इस वर्ड की रिक्वेस्ट भेजी, तो वो मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ये होता है। तो ऐसे करके करके वो बहुत लंबी ब्लैक लिस्ट बना लेते। तो ये तो मैंने बहुत बेसिक आपको फिर बताया था। अगर आप सही में जाके जैसे अमेज़ॉन वगैरह में मैं जाके कर भी सकता हूँ, ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे जाके मैं लिख भी सकता हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट, उप्स, यहाँ पे ये कर दिया, क्या आया? कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन ने स्क्रिप्ट वर्ड को ब्लॉक ही कर दिया। अब इसमें आता है ये XSS शीट, ये भी OS की तरफ से है, बहुत बढ़िया है। वही बताया था कि ये लोग कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिखाएंगे कि अब उन्होंने भैया स्क्रिप्ट वर्ड ब्लॉक करा है ना, तो कौन से अलग अलग तरीके हैं कि उसको बाईपास करा जा सकता है, कि कोई और तरीका है कि किसी और तरीके डाला है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप अगर आप टेस्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे, आप ये एक एक उठा के यहाँ डाल के चेक कर सकते हैं कि चलता है या नहीं। अपनी क्रिएटिविटी तो होती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये XSS की कहानी खत्म। XSS थोड़ा और डीप जाता है कि इमेज से भी आप XSS कर सकते हैं, फाइल अपलोड से भी XSS हो सकता है। वो सब अब आप थोड़ा बहुत डीप टॉपिक XSS यही है। मैं यहाँ पे आपको बस एक लीड दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, आगे आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग एक सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं, और कि भाई ये तो हम सिंपल अभी समझ रहे हैं, लेकिन हैकिंग करने का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी तो होता होगा जिससे मदद मिलती हो। हाँ भैया, क्यों नहीं होता? तो आगे इसके बग समझने से पहले हम ज़रा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसको जो सबसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसको हम लोग बर्ब सूट कहते हैं। भैया बर्ब सूट क्या होता है दिखाते हैं। तो बस डाल दो भैया बर्ब सूट, नेट पे डाल दिया। पोर्ट्सफिगर नाम की एक कंपनी है, इस पे मेरा आर्टिकल भी आ चुका है। तो आप जैसे यहाँ जाइए, ठीक है, और बर्ब सूट ये जो दो हैं, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज एडिशन, ये दोनों पेड हैं, लेकिन ये है कम्युनिटी एडिशन, ये फ्री है। और ये आप ऐसा ना सोचेगा कि इसमें भी कुछ कोई वो है कि भाई कम फीचर्स है। बहुत बढ़िया फीचर्स है। मेरे खुद के पास प्रो नहीं है और मैं यही यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी होगा। अब इसके आगे ये सुनिए, तो होता क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा समझना होगा। मैं यहाँ पे आपको कोई इमेज के भी दिखा देता हूँ। वेब रिक्वेस्ट, इसे आपका समझने के में आसान होगा। वेब रिक्वेस्ट डायग्राम, एक मिनट, हाउ डू विद सर्वर डायग्राम। तो ये है आपका, ठीक है। जैसे ये सिंपल समझ लीजिए, होता क्या है कि आप जैसे वही कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, अमेज़ॉन ही ले लीजिए, तो आपने अपने ये मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप्स कुछ से भी कोई भी क्लिक करा, या कोई नए लिंक या किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करा, तो होता क्या है, एक वेब रिक्वेस्ट जाती है। वो रिक्वेस्ट जाती कहाँ? सर्वर पे। आपने मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट में क्या था, रिक्वेस्ट मतलब कि कोई चीज़ मांगना। रिक्वेस्ट में आपका क्या था कि भाई मुझे मास्क दिखा दो। अब वो जाती है, अब वो तो कोड में होता है, ऐसा समझ लिखा होगा मास्क दिखा दो। तो वहाँ पे होगा कि वो वेब सर्वर पे जाएगी, और वेब सर्वर में एक डेटाबेस होगा।
सर्वर क्या देखेगा कि हाँ भाई रिक्वेस्ट है ये कि अंशराज को मार्क्स देखने हैं, तो वो क्या करेगा, वो डेटाबेस पे देखेगा कि भाई मार्क्स दिखा दो, हमारे पास मार्क्स क्या क्या हैं, वो उससे वो डेटा लेगा और वो हम लोग को वापस भेज देगा, हमें दिखाई देगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ना, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपको दिखती नहीं है, तो हम इसको देखना एक हम लोग की हैकिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वो कैसे करें, वही बर्ब सूट करता है, वो एक तरीके से प्रॉक्सी होता है। अब यहाँ पे प्रॉक्सी का क्या मतलब हुआ, अब ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच, इसमें एक तरीके से मिडिल मैन, बीच वाला आदमी वो आ जाता है, तो वो देखता रहता है कि भाई क्या क्या जा रहा है, और वो हम लोग को एग्जैक्ट वही चीज़ दिखा देता है। तो मैंने वो बर्ब सूट डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, वो मेरे में पहले से है। अब ज़रा हम लोग इसको बंद करते हैं। तो बर्ब सूट के लिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, बर्ब सूट एक तरीके क्रोम से कनेक्ट नहीं होता। अब भैया कनेक्ट तो करना ही होगा किसी चीज़ से, अपने आप से सब देखने नहीं लगेगा, उसका कनेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा फायरफॉक्स डाउनलोड करिए, फायरफॉक्स आपको प्रॉक्सी कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, उससे कनेक्ट करिए। ठीक है, ये तो खुल गया, बर्ब सूट भी खोल देते हैं। हाँ, अब जब तक ये खुल रहा है, खुल गया। तो एक और चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि कनेक्ट करने के लिए इसको ना कनेक्ट करने का भी एक अपना प्रोसेस होता है, आपको सर्टिफिकेट और वो सब करना होगा। तो मेरा तो कनेक्टेड है, और मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो बता देता हूँ। आप ये एक देख लीजिए, आप एकदम समझ जाएंगे कि डाउनलोड जैसे ही आपका बर्ब सूट डाउनलोड हो, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, यूट्यूब, यहाँ पे जाके आप डाल दीजिए हाउ टू कनेक्ट बर्ब सूट विद फायरफॉक्स। ठीक है, और ये सबसे पहले वाली वीडियो है, ये बहुत बढ़िया है। ये अगर आप नहीं भी ढूंढ पाए तो मैं इसका लिंक नीचे एक डाल दूँगा। ये बहुत बढ़िया वीडियो, आप यही यूज़ करिएगा, आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि आपने बर्ब सूट अब यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो ये समझ लेते हैं आपने, आपका कॉन्फ़िगर हो गया, वो सब हो गया। अगर कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट से या फिर कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ईमेल आईडी भी नीचे होगी। आपका हो गया ये। अब आप अगला क्या करेंगे, अभी के लिए टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, स्टार्ट वर्क, कुछ इतना वो ध्यान ना दीजिएगा, वो सारी अलग अलग चीज़ें। अब भैया ये आ गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो सबसे हम लोग की मेन क्या चीज़ है, हम लोग को पहले देखना है प्रॉक्सी। अब ये आ गया, ये होती है ऐसे टाइप की रिक्वेस्ट। इंटरसेप्ट ऑन है, मतलब कि अभी ये इंटरसेप्ट कर रहा है, अभी ये रोक रहा है एक तरीके से। गेट नहीं होता, गेट कीपर मान लीजिए, अभी ये रोका हुआ है कि भैया अभी तुम आगे नहीं जाओगे, अभी पहले हम लोग यहाँ पे चेकिंग करेंगे। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो एक तरीके से सारी रिक्वेस्ट जा रही है, अपने आप होगा। तो अभी मान लीजिए मैंने ऑन करके रखा है, मैं यहाँ पे वही अमेज़ॉन में जाने की कोशिश की, तो ये अमेज़ॉन स्पेन खुल गया, जो भी हो। लेकिन आप देख रहे होंगे खुल नहीं रहा है, जो भी है खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी यहाँ पे हमने गेट कीपर ने हमारे प्रॉक्सी दरवाज़ा बन रखा है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अलाउ करने, भाई तुम जाओ, फॉरवर्ड दबाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं होस्ट यानी google.com, यानी कि जो ये करवा रहा है रिक्वेस्ट, किसके पास जा रही है। और यहाँ पे है गेट, तो ये जो है ये ऐसे होता है। ठीक है, वेब रिक्वेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था ना अमेज़ॉन वाले एग्जांपल कि भैया मास्क ला दो। गेट यानी कि गेट यहाँ पे वो है कि ये क्या मांग रहा है। गेट सिंपल आप समझिए इंग्लिश में, गेट कंप्लीट सर्च, तो ये हम लोग फॉरवर्ड। अब ये आ गया, ये है अमेज़ॉन। होस्ट क्या है? अमेज़ॉन, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे है अमेज़ॉन वाली रिक्वेस्ट हमारी, ये भी फॉरवर्ड कर देते हैं भैया। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट है, आप सीधे ये इंटरसेप्ट ऑफ करके कर सकते हो। हाँ, अब ये खुल गया। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे आपको करना होता है। अब हम लोग ये आपने समझ लिया है। अब थोड़ा बहुत क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज इसमें भी कर सकते हैं कि अगर
पहले फ्रंट एंड पे आप नहीं डाल पाए तो आप प्रॉक्सी के ज़रिए डाल पाएँ। प्रॉक्सी के ज़रिए कैसे? अगर मान लीजिए मैं पहले क्या करूँगा, इसको ऑफ़ करा, मैं यही कर देता हूँ। ये सर्च टैब है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 0 मैचेस, जो भी वाली जिस भी रिक्वेस्ट में मेरा ये होगा कि मैंने ये डाला हुआ है, वो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि वो आई और नहीं आई। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि अमेज़ॉन ने फ्रंट एंड में ही उसको फ़िल्टर कर दिया कि भैया इसको हम लोग रिक्वेस्ट बनाएंगे ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं आए। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ और डालता हूँ, ABC कुछ भी, इसको ऑफ़ करो, इसको ऑन करो फिर से, यहाँ पे वही कर देते हैं ABC, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, ये आ गया। ठीक, ये सर्च करा गया। अब हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको हटा के वही डाल दिया अपना, अब इसको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। लेकिन क्या ये एग्जीक्यूट होगी? अगर होगी तो हमारा एक्सेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर वगैरह थ्रो हो गए, क्योंकि भैया अमेज़ॉन में वो लोग वहाँ पे स्मार्ट लोग बैठे, उन्होंने पीछे सर्वर साइड पे भी वो फ़िल्टर विल्टर अपने लगा रखे। तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले की। एक मिनट, OWASP टॉप 10 एक्सेसेस पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से बहुत मिलता है, बहुत कॉमन है, और तो मुझे लगा आप लोग को ये थोड़ा मिलना चाहिए। इंजेक्शन एक तरीके से, कोड इंजेक्शन एक तरीके थोड़ा एक्सेसेस से भी रिलेटेड है। यहाँ पे बस आप क्या कह सकते हो, मैंने वहाँ पे क्या डाला था? मैंने वहाँ पे डाला था क्या, HTML कोड, जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने समझा था फ्रंट एंड वाला, ठीक है। यहाँ पे एक SQL, NoSQL, OSLDAP, ये सब जो लोग थोड़ा जानते होंगे कि SQL किसकी है? डेटाबेस। क्या है? बैकएंड। जो मैंने आपको वो इमेज दिखाई थी, याद है? एक मिनट, उसको वापस खोल ही लेते हैं। वेब सर्वर एंड वेबसाइट कम्युनिकेशन डायग्राम। ये बढ़िया है, ठीक है। तो क्लाइंट के बाद ये फायरवॉल एक तरीके से डिफेंस सिस्टम, वही डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। ये आप भूल जाइए। यहाँ पे एक तरीके से आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, अब ये यहाँ पे ये आ गया आपका बैकएंड, ये जो डब्बे में बना हुआ है ये आपका सर्वर है, ये डेटाबेस, इसमें SQL लिखा है। तो SQL एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, ठीक है। और सर्वर की लैंग्वेज जैसे बताया था शायद PHP, आप PHP और भी बहुत सारी होती हैं। तो होता क्या है, अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि HTML जावास्क्रिप्ट कोड डाल रहे, अब अगर आप PHP या फिर SQL वाला कोड डालने लगे उसके अंदर, और अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो वो तो और ही बड़ी भैया प्रॉब्लम। आपको पूरा डेटाबेस मिल जाएगा, ये वो आपका सर्वर कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो वो और भी बड़ा होता है। अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि PHP का, इसके भी पेलोड होते हैं PHP और SQL का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो भी आप नेट पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए PHP बग डालिएगा, PHP इंजेक्शन पेलोड, ठीक है। बहुत सारी आपकी वेबसाइट आ जाएंगी, ये गिटहब का भी है। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, आप यहाँ से जैसे XSS का पेलोड था वैसे आप ये भी देख सकते हैं। फिर SQL इंजेक्शन का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा, मैं इस पर इतना फोकस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा अनकॉमन है,
बहुत रेयर होता है आपको ये मिल जाए, क्योंकि भाई बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये आपको मिल जाए। तो इसीलिए मैं इस पर उतना फोकस नहीं करूँगा। अब एज अ बिगनर भी आपको अपने पहले बग ढूंढने के लिए इन सब पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सरसाइज से आपका CSRF भी मैं बता ही दूंगा, उसमें आता है, ठीक है। अब हमारा एक्सरसाइज हो गया है, हमारा इंजेक्शन भी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग के लिए बात करते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। इसमें उतना कोड वगैरह नहीं आता है जैसा एक्सरसाइज में था, लेकिन इसमें भी एक बार पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन फंक्शन रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट आर ऑफन implemented incorrectly, allowing attackers to compromise password, key, session tokens, or to exploit other implementation flaws. तो होता क्या है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में, इसमें एक तरीके से आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब कि एक्सरसाइज में आप डाल रहे हो, कोड डाल रहे हो, ये देख रहे हो वो, यहाँ पे होता है कि वेबसाइट की तरफ से ही गलती है। तो होता क्या है, आप ये देख, थोड़ा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। Amazon.es अमेज़ॉन ही है भैया, स्पेनिश में खुल जाए तो इतना घबराइएगा मत। तो हर एक अमेज़ॉन में भैया वही खोल लेते, स्पेनिश का करना ही क्या, Amazon.in। तो हर उसमें ये साइन इन होता है, बहुत सारी वेबसाइट में लॉग इन साइन इन देखा होगा। तो भैया आप तो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दो, लेकिन ये वेबसाइट कैसे मेंटेन करती है कि आप ही हो, ये आपका सेशन चल रहा है, आप ही का यहाँ पे लॉगिन है। तो आपने तो वेबसाइट पासवर्ड डाल दिया, फिर इसकी तरफ से वेब सर्वर की तरफ से क्या होता है, वो एक कुकी बनाता है। अब वो खाने वाली कुकी नहीं, आप लोगों ने याद बहुत बार देखा होगा लिखे प्लीज़ एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ वगैरह। तो उन कुकीज़ में होते हैं टोकन मतलब कि बहुत लंबे लंबे रैंडम डिजिट टाइप के। तो जैसे ही आपने लॉगिन करा तो वो उधर सर्वर की तरफ से आपके लिए एक टोकन आएगा। ये टोकन जो होता है, इसी से आपका ये एक सेशन जो होता है कि आप इतने टाइम तक लॉगिन है, अगर आप लॉग आउट कर लोगे वो सेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। सेशन क्या है, एक टाइम पीरियड होता है वही कि आपने लॉगिन करा उस टाइम से लेके लॉग आउट करने तक, तो उसको सेशन कहते हैं। उसका एक सेशन टोकन होता है कि हाँ ये टोकन है आपका, ये अंशराज का टोकन है, बहुत लंबा रैंडम यूनिक चीज़ है, वो बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है। तो ये अंशराज का टोकन है, ये सब चल रहा है। अगर वो टोकन किसी के पास हो, किसी को भी मिल जाएगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास मेरे अमेज़ॉन की ईमेल आईडी या पासवर्ड है, वो मेरा अमेज़ॉन अकाउंट उसको मिल जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में, कि आपको शायद गलती से किसी और का टोकन कहीं से मिल गया है, या फिर वेबसाइट में ऐसा कुछ फ्लॉ या कुछ दिक्कत है। मान लीजिए आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, और लॉगिन में आपने वेबसाइट में देखा कि भाई लॉगिन करते वक्त जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें किसी और का टोकन आ रहा है। रिस्पॉन्स कैसे देखते ये भी एक बार आपको बता देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने ये ABC डाला, उप्स, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते, इंटरसेप्ट ऑन कर लें। तो ये कोई भी रिक्वेस्ट है, एक रैंडम रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको आप यहाँ जाइए, राइट क्लिक करिए, इसको आप भेज दीजिए रिपीटर में। रिपीटर क्या होता है बताते हैं। तो रिपीटर क्या होता है, यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट मैंने यहाँ भेजी है, तो मैं इसको देख सकता हूँ, इसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो भी देख सकता हूँ। तो यही बोल रहे थे ना कि रिक्वेस्ट जैसे बेसिक्स, एकदम बेसिक से कनेक्टेड है, इतना कॉम्प्लिकेट आप ना करिएगा कि एकदम मैंने जैसे रिस्पॉन्स भेजा कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, तो उसका क्या एक रिस्पॉन्स आएगा ना सर्वर की तरफ से, वो क्या आएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बॉडी नहीं, कोई परमिशन की रिक्वेस्ट थी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ये होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने भेजा और मुझे इसने, मान लीजिए आप देख रहे हो, आपका मुझे वो दे दिया सेशन टोकन, तो भैया ये तो गलती है ना, ये कैसे हो सकता है। तो ये आप रिपोर्ट कर सकते हो। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मतलब कि बग्स वगैरह हो वो बहुत ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, एकदम सिंपल चीज़ हो सकती है। अब सिंपल से सिंपल चीज़ का मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे अब इसी बात पे आता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, ठीक है। सिंपल से सिंपल चीज़, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम बहुत लोगों ने चला होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसमें एक सेटिंग होती है ना, प्राइवेसी सेटिंग, कि मान लीजिए आप अपना चाहते फ़ोन नंबर अपना डाला हुआ लेकिन किसी को दिखे ना, तो आप क्या कहते हैं कि ना दिखे भैया। लेकिन मैं मान लीजिए आपके अकाउंट पे डाल जाता हूँ, मुझे दिख गया फ़ोन, भैया यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। आपने क्या कुछ कोड वोड ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करी नहीं, लेकिन ये बग है, हाँ बिल्कुल है। और एक कुछ लोगों को मिला भी है ऐसे अवार्ड,
बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले फेसबुक की तरफ से। तो ये होता है भाई, हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर्स में ये भी आता है कि PII सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। PII का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैंने मान लीजिए ये डेटा देखा तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये अंशराज है। तो यानी एक फ़ोन नंबर एक ही बंदे के पास होता है ना, तो मैंने ये फ़ोन नंबर देखा, कहा ये फ़ोन नंबर अंशराज का है। अब मैंने देखा कि नाम एक्सपोज है, अंशराज है, भैया ये कहाँ से पर्सनली आइडेंटिफाई? दुनिया में हज़ारों अंशराज हो सकते हैं, क्या पता, लेकिन फ़ोन नंबर तो एक ही होगा ना। और इसमें एक तरीके से ईमेल आईडी भी नहीं आता। अगर वेबसाइट में कोई स्पेसिफिक दिया गया है कि हम ईमेल आईडी आपको किसी को नहीं बताते हो, तब आपको दिख रही तो हाँ PII होगा, आपका सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर है। लेकिन जहाँ मोस्टली नहीं होता है, एड्रेस मान लीजिए, होम एड्रेस, अमेज़ॉन वगैरह में जैसे आप जाते हो तो ये डिलीवर कराना है आपको, तो आप एड्रेस वगैरह तो डालते होगे ना, कहाँ आना है। अब आपका एड्रेस अगर एक्सपोज हो रहा है तो वो तो भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली यही आता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। अब इसमें और भी आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं। देखिए मेरा, ऐसे मैं बार बार बोल चुका, इस कोर्स में एक तरीके से मेरा पर्पस है आपको दिशा दिखाना कि आप इसके आगे अपना साइबर सिक्योरिटी करियर कहाँ से कहाँ आप कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को यही नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। वो बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेरा अभी काम यही है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही होता है। XSE अभी में आपके पढ़ने लायक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि XSE थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड साइड में हो जाता है। तो अभी XSE सही बताऊँ तो मैं भी इसको इतना टच नहीं करता, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंसड है, मैं एक्सपीरियंस एथिकल हैकर हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आप सबको छोड़ना चाहता हूँ, मैं बस आपको बता रहा काम की चीज़ें बता रहा हूँ। सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन में, चलिए ये भी आपको थोड़ा समझा देते हैं, इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर से यहाँ वापस जाते हैं, रिसेप्ट ऑन, ये तो इस रिक्वेस्ट में जो ये सब लिखा होता है, कुकी, ठीक है, रेफरर। अब जैसे मैं जिस कुकी की बात कर रहा था, ये यही है, इसको कहते हैं ये वैसे किसी को दिखानी नहीं चाहिए आपकी, लेकिन मेरा साइन इन थोड़ी ना है, तो अगर आप ये कुकी ले भी लोगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन अगर मैं साइन इन होता और तब आपको एक कुकी मिल जाती कहीं से, तो गड़बड़ की बात थी। तो ये जो आपका होता है कुकी, रेफरर, ये ओरिजिन, होस्ट, बेसिकली जो हर एक रिक्वेस्ट के स्टार्टिंग में ये जो कुछ होते हैं, होस्ट, यूज़र, एजेंट, जो यहाँ पे बर्ब सूट में ऐसे ब्लू में मार्क्ड होते हैं, उनके बाद ये कोलन होता है, इनको हम लोग हेडर कहते हैं, ठीक है। और इन हेडर्स में ही आपका हाँ वो होता है, इन हेडर्स में आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कभी कभार वही होता है कि हेडर्स में ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपने कुछ भेजा, फिर जो वापस आता है, इसको मैं भेजता हूँ, भेजते तो आप जो रिक्वेस्ट वापस आती है ना, इसमें भी ये हेडर्स होते हैं, आप देख सकते हो। तो वही मैं आपको शायद बता चुका हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम ये नहीं बताया था कि ये जो हेडर्स होते हैं, इससे अगर आपको कुछ मिल जाए तो होता है भाई, थोड़ा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन से भी कनेक्टेड होता है ये। एक तरीके ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप किसी तरीके से पासवर्ड, सेशन टोकन, ये सब निकाल पाओ। और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक तरीका है जिससे आप ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ, उससे आपको सेशन टोकन मिल गया, उससे आप किसी का अकाउंट ले सकते हो। तो एक तरीके से दोनों कनेक्टेड हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बता ही चुके हैं आपको। इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अब इसमें से मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज़। अब इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है। मान लीजिए आपने सीधे वही वर्डप्रेस, क्या आप लोगों को पता है वर्डप्रेस क्या होता है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये चीज़ समझने के लिए। ये ऑफ कर देते हैं।
तो वर्डप्रेस आप समझ गए होंगे, नहीं पता है तो दिखाई देता हूँ। वर्डप्रेस जैसा आप देख सकते हो, आप इससे अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। और इसमें वेबसाइट बनाने के लिए अब हर किसी को तो एकदम स्क्रैच से पूरी कोडिंग करना तो आता नहीं है ना। ठीक है, मान लीजिए कोई नॉर्मल बिजनेस ओनर है, उसको अपनी वेबसाइट खोलनी है, तो उसको तो स्क्रैच से आता नहीं, तो यहाँ जहाँ जाता है और फिर यहाँ पे एक थीम टाइप की होती हैं। एक तो ये टेम्पलेट, ये आपका पहला ही बना हुआ है। अरे ये क्या हुआ, इंटरसेप्ट तो ऑफ है हमारा। तो हमारा मतलब कि थीम, हाँ, तो यहाँ पे हाँ ये थीम्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी थीम्स हैं, ये पहले ही बनी हुई वेबसाइट होती हैं ऐसे। तो इसमें आप बस आपने जाके अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए कि भाई अब यहाँ पे ये फार्मिंग की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप अपनी दुकान का लगा दीजिए फार्म की जगह इमेजेस ये वगैरह। तो ये सब तो होता है। और इसमें क्या हुआ, आपने अपनी वेबसाइट इससे बना ली और लॉन्च कर दी, बढ़िया। लेकिन फिर क्या पता चलता है कि इसमें जो थीम जो थी ना, इसके मेन कोड में कुछ दिक्कत थी। अब भैया वो कोड दिक्कत इसमें थी, वो आपको पता चल गई, तो जितनी भी वेबसाइट वो इस थीम से बनी हुई थी उसमें तो वो दिक्कत आ गई ना। मान लीजिए इसमें दिक्कत थी कि जो एक्सेसेस की ब्लैकलिस्ट वाली शीट थी कि यार ये स्क्रिप्ट वगैरह हटा दो, ये इसको लो ना, वो सही से नहीं लगाया गया था। तो जितनी भी वेबसाइट इससे बनी हुई थी उनमें ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब ये कहाँ पता चलता है कि भाई किस में क्या दिक्कत है, वो भी आप नेट पे जाके चेंज कर सकते हो कि ऐसे डाल लो। वो सिंपल है, जो भी सवाल हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल, विच वर्डप्रेस थीम्स हैव सिक्योरिटी बग्स, 5 कॉमन वर्डप्रेस इश्यूज, वल्नरेबिलिटीज एंड फिक्स, तो ऐसे आ जाता है। और अभी तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं आया है कि भैया इस थीम में ये है, वरना एक वेबसाइट है वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, उसमें लिखा होता है कि किस थीम में क्या निकला हुआ है। और अगर आपको पता चल जाए कि ये वेबसाइट उस थीम से बनी हुई है तो भैया उसमें तो बग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद वो कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज़ की। ये जो वेबसाइट है ये बनी हुई है इस चीज़ से, और इसमें पहले से ये है। अब इसमें और भी आता है, मान लीजिए हर एक चीज़, अब भाई हर एक चीज़ एक वेबसाइट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हो गया कि आपका लोकेशन ट्रैकिंग हो रही है, कहीं पे आपका जैसे वो हो रहा है कि लोकेशन आ जाए। अब मान लीजिए स्विगी है, ठीक है, स्विगी मान लीजिए आपका फूड डिलीवर करती है, उसके लिए मैप्स वगैरह चाहिए होते हैं। अब स्विगी खुद तो अपना मैप वगैरह नहीं बनाएगी ना, इतना टाइम और पैसा तो हर कंपनी के पास होता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना गूगल मैप से कनेक्ट कर लेते हैं और वो अपना वहाँ पे उससे लोकेशन दिखाते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपने गूगल मैप में कोई दिक्कत निकाल ली, ठीक है, तो गूगल मैप में तो दिक्कत है ही, आप उनको बता सकते हो। लेकिन आपको पता है गूगल मैप में दिक्कत है, यानी स्विगी में भी दिक्कत होगी ऐसे। ओके, अब आखिरकार तो भाई ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, तो मैं आपको अब 2 मेन और बग्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग सीधे प्रोसेस में जाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो, बग बाउंटी सीधे। तो हम लोग ऐसे जाएंगे ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स आप जानते हैं क्या होता है? तो ब्रूट फोर्स भी अगर इंग्लिश वर्ड है आप समझ लीजिए कि एकदम घुसना, ताकत लगा के कि बार बार कोशिश करके वो चीज़ करते करते रहना ताकि एक बार सही हो जाए। ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई OTP आता है ना आपका, OTP कितना नॉर्मल 6 डिजिट का होता है, ठीक है। अब याद तो मान लीजिए मैं हैकर हूँ, मुझे OTP नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकूँ, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ ना, मैं 10000 से 999 तक कितने 1 मिलियन यानी 10 लाख कॉम्बिनेशन होते हैं, मैं सब ट्राई कर लूँ, कोई ना कोई एक सही होगा ना। अगर वेबसाइट मुझे वो करने दे तो यानी वहाँ पे लैक ऑफ रेट लिमिटिंग है। रेट लिमिटिंग क्या है? तो आपने जैसे मान लीजिए देखा होगा कि किसी भी चीज़ का OTP आता है, उसमें आप 2-3 बार गलत डाल दो तो लॉक हो जाता है कि भैया ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि भाई ताकि आप लोग वो बार बार कोई हैकर वो जैसे ट्राई करके ना कर लो भैया, क्योंकि उनमें से 10 लाख कॉम्बिनेशन में से कोई एक होगा ना, वो एक तो मिल ही जाएगा ऐसे। तो वही होता है कि 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन
जहाँ पे 3-4 बार से ज़्यादा हो जाए या फिर आपको बहुत करने दे, यानी वहाँ पे लैक ऑफ रेट लिमिटिंग है। वहाँ पे जो आप जिसको करते हो कि बार बार ये डालना 000 से 999 तक, इसको ब्रूट फोर्स कहते हैं। अब ये ब्रूट फोर्स होता कैसे है? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला ये छोड़िए, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने ये यहाँ पे मैं अब भैया वो जो बताया कि इतने सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो खुद तो डालोगे नहीं, वो तो बहुत ही वो वाला प्रोसेस हो जाएगा, बहुत मेहनत वाला। उसके लिए भी बर्ब सूट में होता है। इंटरसेप्ट आपने ऑन करा, ये डाला, ये देखना होता है आपको कि किस रिक्वेस्ट है, जो वाली लॉगिन वाली रिक्वेस्ट है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है ना, तो ये वो नहीं है, ये है, बहुत लंबा चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंट्रूडर में भेजना है। इंट्रूडर क्या करता है, इंट्रूडर आपका वही काम करता है, उस चीज़ को रिपीट करता है। ये आप पेलोड्स में जाओगे, आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट कैसे, जैसे बहुत जो कॉमन पासवर्ड होते हैं ना, ये बहुत करा जाता है, कॉमन पासवर्ड्स लिस्ट। जैसे आपका हो गया पासवर्ड, लोगों ने बहुत अपना पासवर्ड रख लिया, अपना नाम रख लिया, ये 1 2 3 4 ऐसे, तो वो कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट आती है, कॉमन पासवर्ड लिस्ट। ये भी होता है, 1 मिनट, इसके लिए ये प्रॉक्सी बंद करना होगा। ये आ गया, जैसे ये है, ये आ गया, तो आप 1 मिनट इसको छोड़िए, गिटहब पे जाइए, ठीक, ये आपकी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉमन पासवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पे आप ऐड फ्रॉम लिस्ट, तो उसमें उसी में होता है प्रोफेशनल वर्जन में। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं उसकी बात करूँ, आपको नंबर्स वाला डालना है, OTP वाला एग्जांपल है कि आप OTP पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डालिए आप क्या टेस्ट करें, नंबर्स सीक्वेंशियल, यानी मुझे OTP टेस्ट करना है, तो मैं कैसे डालूँगा 1 से 9999, ये जहाँ तक भी करना है आपको। और कितना स्टेप, यानी कि कितने से बढ़ना है, 1 के बाद 2 जाना है सीधे, या 3 जाना है, 1 में जाना है मुझे, तो यहाँ पे डाल दिया पेलोड काउंट कितना होगा, फिर पोजीशन, इस सबको एक पहले क्लियर दबाइए, और फिर जहाँ भी आपका पासवर्ड होगा, अभी तो मिल नहीं रहा, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी जगह पे यहाँ पे लिखा होगा पासवर्ड, मुझे यहाँ पे डालना है, इसको ऐड करना है। तो अब क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा, और हर रिक्वेस्ट के साथ साथ इस जगह पे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, स्टार्ट अटैक कर दीजिए, आपका होता रहेगा। अब इसमें मैं जानता हूँ कि कुछ लोग करा होगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये, सही है चीज़, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है, ऐसे आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये भी समझ लीजिए कि इसमें जो फ्री वर्जन है कम्युनिटी वाला, इसमें आप ज़्यादा पेलो अटैक नहीं कर पाओगे, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब कि अगर आपको इतना पता चल गया कि रेट लिमिटिंग नहीं है, कि 1-2 ट्राई के बाद वो ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो बस आप वहीं पे रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे आप और रिक्वेस्ट भेजते रहोगे तो वो सर्वर को ओवरलोड कर देगा। और वो बहुत सारी कंपनी से वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, अगर उनको पता चला कि आपने ये करा हुआ है, बहुत सारी रिक्वेस्ट के सर्वर को ओवरलोड करने की कोशिश करिए, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स, ठीक है। अब मेरी तरफ से सबसे फाइनल वाला होता है CSRF। CSRF क्या होता है, यहाँ पे एक बार सर्च करके देख सकते हैं CSRF। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना आपको एकदम सब प्रैक्टिकली आराम से समझाने की कोशिश, मैं वो एकदम डेफिनेशन रट के यहाँ पे देने नहीं आया हूँ, मैं आपको एकदम सब समझाने आया हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो ना, नीचे आप कमेंट से फिर मुझसे कांटेक्ट करिए। तो CSRF, एक मिनट डाल, थोड़ा और करना, फॉर्म
एग्जाम्पल। एक मिनट, अमेज़ॉन फीडबैक। हाँ आ गया। ये मान लीजिए ये नॉर्मल फॉर्म है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्म वाला दिखाया था ना, एक मिनट खोल। तो फॉर्म जो होता है वो इसी टैग से शुरू होता है, फॉर्म टैग। तो अब वही है, अब हम लोग सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे मैंने क्रोम वाला में बताया था, यहाँ भी होता है। तो इससे आप इस वेबसाइट का कोड देख सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा आ गया। यहाँ पे भी ये पूरा जो है, इसको ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को पूरा इनर HTML इनर पूरा मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर बहुत बड़ा सा आ गया, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया। तो जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, वो भी वैसे यहाँ वहाँ पे मेरी वाले में आएगा। तो भैया इसका फ़ायदा क्या है? होता ये है कि अब मैं इसको खोल के दिखा देता आपको। सेव सैम्पल 23। हाँ, तो ये वैसे ही टाइप का फॉर्म आ गया क्योंकि मैंने वही कोड कॉपी करा था। अब यहाँ पे अटैकर कैसे यूज़ कर, हैकर जो है असली सिचुएशन में, देखिए हर बग के साथ आपको यही करना है। आपको हर जगह सोचना है कि रियल लाइफ में जो बुरे वाले बैड हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स है, वो इसका कैसे यूज़ करेंगे। जैसे पुलिस में सुना होगा किसी फिल्म वगैरह में कि पुलिस को सोचना पड़ता है चोर की नज़रों से। आपको भी यहाँ पे एक वाइट हैट हैकर की तरह ब्लैक हैट हैकर की सोच से सोचना है। तो वो कैसे यूज़ कर सकता है? तो मान लीजिए ये कोई फॉर्म है, इसमें आपका ऑप्शन ही होता है कि आप इस सब को हाइड कर सकते हैं, या पहले से ही इस सब की ज़रूरत ही नहीं। आप अपना ही इनपुट जो है इसको मैं हाइड ही कर दूँ। मान लीजिए ये टाइप हिडन आ रहा है, जितने भी इनपुट टाइप है मैं उसमें हिडन डाल दूँ, तो होगा क्या, ये सब जो है ये हट जाएगा। और आप फिर क्या कर सकते हो, मान लीजिए तो अभी तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप चूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कोड में जाके ये एक हैकर जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने पहले से ही चूज़ करके रखा है कि 4 ऑप्शन है और वो हिडन है गया कि आपको दिखेगा। यहाँ आपको जो विक्टिम है उसको क्या दिखेगा, उसको खाली ये सबमिट बटन दिखेगा, ठीक है। पूरी वेबसाइट खाली सबमिट, उसको क्या पता क्या है, ठीक है। सबमिट बटन दबा दिया। अब क्या होगा, ये फॉर्म जो कनेक्टेड था, फॉर्म कनेक्टेड कहाँ किससे होता, कैसे पता चलेगा? एक मिनट, या एक्शन से पता चलेगा कि एक्शन कहाँ, //form/submit। तो ये तो अमेज़ॉन का है ना, ये मेरी वेबसाइट का तो है नहीं, जो हैकर की वेबसाइट है। तो ये जो फॉर्म का डेटा होगा वो अमेज़ॉन में सबमिट होगा, और वो सबमिट होगा जैसे मैंने यहाँ हैकर ने क्या चूज़ करा था, 4 चूज़ करके इसको हाइड कर दिया, सबमिट दबाया, और फिर ये डेटा सीधे अमेज़ॉन को जाएगा। अमेज़ॉन को क्या लगेगा कि भाई ये तो मैंने अंशराज ने करा है, अंशराज ने 4 चूज़ करा है, लेकिन असलियत क्या है मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ ना, मैंने तो बस एक बटन दबाया और फॉर्म सबमिट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इसका असर क्या होता है, अब ये तो मान लीजिए खाली फीडबैक फॉर्म है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी बहुत वो होते हैं, पासवर्ड चेंज करना होता है, पासवर्ड सेटिंग में आप जाके चेंज करते हो, तो उसका भी एक फॉर्म होता है कि री एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, ये कि एंटर अ न्यू पासवर्ड, री एंटर द न्यू पासवर्ड एंड सबमिट। अब अगर मान लीजिए मैंने वो पता चल गया, मैंने वो कर दिया कि फॉर्म एक्शन amazon.in/password, और मैंने पासवर्ड अपने हिसाब से डाल दिया और वो हो गया, आपने क्लिक कर दिया,
ठीक है। अब मैं हैकर क्या करता हूँ, मैं मेरे हिसाब का आपने पासवर्ड मैं डलवा दिया आपके अकाउंट में, अब वो अकाउंट में आकर लॉग इन कर सकता। ऐसे CSRF इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, ये होता है। तो भैया हो गया, आप एक तरीके से थोड़ा वेग टाइप का, थोड़ा इधर उधर से मैंने ये समझाया है, लेकिन आपको एक तरीके बेसिक पूरा आइडिया हो गया होगा एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी वगैरह। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि कैसे करा जाए भाई, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं मेन बात पे। तो इसके लिए जो होते हैं 2 मेन प्लेटफॉर्म होते हैं आपके, HackerOne और बगक्राउड। मैं पर्सनली HackerOne यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वो होते हैं कंपनीज़। अच्छा जी, ये है आपकी कंपनीज़ सारी, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। इनमें से आप किसी के ऊपर भी हैकिंग इतनी कर सकते हो। तो जैसे मैं चूज़ करके दिखाता हूँ, अभी पूरे लेक्चर हम लोग अमेज़ॉन का एग्जांपल लेते, तो इसमें अमेज़ॉन भी है, वो भी दिखाते हैं। मैंने भी अमेज़ॉन के लिए एक बग ढूंढा था, ये आ गया अमेज़ॉन वल्नरेबिलिटी रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब प्राइसिंग दिखती है कि लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। ये क्या है, मतलब कि जो बग का इफेक्ट है वो लो है, मीडियम है, हाई, क्रिटिकल है। इसको भी कैलकुलेट करा जाता है और उस हिसाब से कितने पैसे दिए जाएंगे। अब आपको ये जो पॉलिसी है ना, ये आपको ध्यान से पढ़नी है और कुछ चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस पे ध्यान दें, ये जो है आपका कि कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट्स इन स्कोप मतलब कि आप इन चीज़ों पे हैक करोगे अमेज़ॉन का। बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन के तो बहुत सारे वेबसाइट्स होंगी ना, तो किन किन पे ये लोग ले रहे हैं, किन पे इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपकी रिपोर्ट देखेंगे भी नहीं। तो ये सब जैसे इंडिया वाला, चाइना, मैक्सिको, आप इन सब में किसी में भी आपने ढूंढा तो वो। फिर जैसे ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक हेडर डालना होगा। जैसे मैंने हेडर्स आपके समझाया यहाँ पे, तो आपको अपने यहाँ पे हेडर्स में एक ये हेडर डालना होगा कि टाइप रिक्वेस्ट हेडर यूज़र एजेंट। ये यूज़र एजेंट जो है ना मोज़िला, इसकी जगह आपको ये डालना है जो इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। लीगल सेफ आएगा। अब यहाँ पे लीगल वाला आ जाता है कि भाई हैकिंग तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग लीगल वाले हैं। तो ये अमेज़ॉन ने यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग जो हैं, जो लोग ऐसे गुड फेथ में कि अमेज़ॉन कंपनी की भलाई के लिए हैकिंग कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग वही कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। तो ये आपकी सेफ्टी है, ठीक है। तो ये अलग अलग बग्स हैं, इनमें से बहुत सारे आपको बता सकती हूँ। तो ये भी बताया कि अगर आपने ये ढूंढा है कि इनकी क्या सेवेरिटी होगी। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, वही जो आपको बताया था कि अगर आप बैकएंड वाला कोड डाल पाए जिससे सर्वर या उस पर कुछ एग्जीक्यूशन हो जाए, तो वो सबसे क्रिटिकल माना जाता है। SQL आ गया, XXC आपको बताया था, XXC थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए आपको समझाया नहीं था। XSS आ गया, CSRF समझाया तो सर्वर साइड, वैसे ही एक सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी होती है, वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो आप आगे जैसे आप पढ़ेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन बाईपास, प्रिविलेज एस्केलेशन, इन IDOR, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने जैसे आपको बहुत सारे बताया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, CSRF, वैसे बहुत सारे जो मैं आपको समझाओगे कि अभी मैंने आपको नहीं बताया कि ये थोड़ा आगे चल के आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। धीरे धीरे वही आप इससे बिल्ड करिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नॉन एलिजिबल वल्नरेबिलिटीज़, क्लिक जैकिंग, सेल्फ एक्सेस। मैं बताया था ना, सेल्फ एक्सेस बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं लेती हैं, ये उनमें से। और आउट ऑफ स्कोप इशूज़, ये सब भी है जो मान ली कि है ही नहीं, मान्यता ही नहीं है इनकी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट पे जाएंगे, अकाउंट बनाना होगा, इससे पहले आप ऑफिशियल रिपोर्ट। अब यहाँ पे कैसे, तो मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया कि आपको अमेज़ॉन ही हैक करना है, आपने किया, मैंने जैसा आपको बताया था, आपको मान लीजिए कुछ मिल गया मेहनत करने के बाद, तो अब भैया बताएंगे कैसे इनको। तो यहाँ सबमिट दबा के सबसे पहले आएगा एसेट, तो किस वेबसाइट पे मिला है, मान लीजिए आपको इस पे मिला है manufacturing.amazon, तो ये सिलेक्ट कर लिया। वीकनेस क्या वक्त थी, मान लो आपको एक्सेसेस मिल गया, तो यहाँ टाइप हो एक्सेसेस, तो यहाँ पे ये चूज़ करो स्टोर, रिफ्लेक्टिव, जेनेरिक। सेल्फ यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि सेल्फ तो मान वही बताया ना, आउट ऑफ स्कोप है। मान लो रिफ्लेक्टेड मिला, फिर यहाँ पे सिवेरिटी है, तो ये नहीं होगा कि आपने क्रिटिकल डाल दिया तो आपको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। यहाँ आप अपनी तरफ से डाल सकते हो कि हाँ
मेरे हिसाब से ये है। अल्टीमेटली पैसे कितने मिलेंगे और सही में कितनी सिवियरिटी, कितना हार्मफुल है वो बग, वो तो वही डिसाइड करेंगे। अब ये आ गया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यही मेन चीज़ होती है। यहाँ पे आप बताते हो कि कैसे वो, मान लीजिए अमेज़ॉन का इंजीनियर, आपने तो अपना रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया कि ये है यहाँ पे, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले आप टाइटल डालोगे एक्सेस, कोई भी एक्सेस इन एन अमेज़ॉन वेबसाइट का नाम डालो, टाइटल आप उसी हिसाब से चूज़ कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे समरी डाल दो, समरी की क्या है बग में, फिर स्टेप डाल दो कि किस तरीके से आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अब वो बंदे को रिप्रोड्यूस करके देखना होगा ना पहले एक बार, तुरंत तो आपको पैसे नहीं दे देगा कि हाँ ये हो रहा है। इसके लिए आप ये भी कर, और इसके बाद आप वो भी कर सकते हो, POC में इमेज स्क्रीनशॉट डाल दो कि वो ऐसे अलर्ट 1 वाला स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो डाल दो यहाँ पे, या फिर वीडियो कॉन्सेप्ट डाल दो। इम्पैक्ट, अब यहाँ एक्सेसेस के लिए तो आपको डालना नहीं है कि एक्सेसेस का समझा होता है कि हाँ होता है, लेकिन इम्पैक्ट दूसरे बग के लिए आने डालना होता है। अकाउंट टेक ओवर हो गया कि क्या लॉस क्या हो सकता है बेसिकली, कि आप है किसी से, वो सब लिख लिया आपने। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि क्या है, और जब कंप्लीट कर लोगे सबमिट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दो, फिर आपका काम हो गया। वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछो, फिर आपको वो पैसे वाली बात हो जाएगी। हाँ भैया, तो पूरी उम्मीद है मेरी कि शायद आपको कुछ से कुछ समझ आ गया हो। अगर कुछ भी समझ आए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी साइबर सिक्योरिटी कंटेंट में शायद आगे लाऊं। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया, मैं बार बोल रहा हूँ, आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। बहुत लंबा कोर्स हो गया होगा शायद, लेकिन ठीक है, सब फ्री था इसमें। थैंक यू।